वो दिनशा मानिक जी वाला जो केस लॉ था कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये केस स्टडी आया था, उसके ऊपर कितनी बार आया है आप अच्छे से देख सकते हो। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जो हमने फिफ्थ वाला फाइनल केस लॉ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम आ गए हैं कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के ऊपर। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आरटीपी, एमटीपी, आईसीए मॉड्यूल या फिर किसी भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आया होगा, वो हम आज सारे के सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने अच्छे से ये दोनों टॉपिक समझ लिए, कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। दोनों को मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लिंक्स पेस्ट कर दूंगी, आप जाकर वहां पर देख लेना अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। बट आज तो हम फिलहाल क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। बिना देर के लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक वाइज लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप देखो, दिनशा मानिक जी वाला जो केस लॉ था कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केस स्टडी आया था, उसके ऊपर कितनी बार आया है आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ हाईलाइटेड चीजें पढ़ना, बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। मिस्टर राजीव एक एसएससी हैं, बहुत वेल्दी हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की इनकम उनको रिसीव होती है, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर उनको टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, तो उन्होंने 3 प्राइवेट कंपनीज फॉर्म करी। देखो केस कहां जा रहा है, दिनशा मानिक जी की तरफ ही जा रहा है। सेम टू सेम केस लॉज, उसी में से उठाकर चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। तो देखो, तीनों प्राइवेट कंपनीज फॉर्म करी और अपने जो इन्वेस्टमेंट्स थे, ऑब्वियसली उनके पास, मिस्टर राजीव के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स रहे होंगे जिनके ऊपर ये इनकम्स आ रही थी, ये इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर कर दिए उन कंपनीज को, और अब डिविडेंड एंड इंटरेस्ट उन कंपनीज के पास जाने लगा। तो जो टैक्स मिस्टर राजीव को देना पड़ता था बहुत ज्यादा अमाउंट्स का, वो नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि अब इनकम कंपनी की हो चुकी थी, ठीक है। अब क्या होता था फिर उसके बाद, ये जो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की इनकम थी ना उन प्राइवेट कंपनीज से, इट वाज हैंडेड बैक टू मिस्टर राजीव, लेकिन एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में। कैसे? एज अ प्रिटेंडेड लोन दे दिया जाता था, है ना। इससे क्या होता था, लोन के ऊपर मिस्टर राजीव को ऑब्वियसली कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्सेस देते हैं इनकम के ऊपर, ठीक है। तो इससे इनकी रिड्यूस हो गई टैक्स लायबिलिटी जो थी। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि ये जो तीनों कंपनीज थी, ये क्यों एस्टैब्लिश करी गई थी, एंड वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द 3 कंपनीज मे बी डिसरिगार्डेड और नॉट। साफ साफ समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट वेल का ही चक्कर यहाँ पर फंसा हुआ है, बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर देखो बेटा कैसे लिखेंगे, हाईलाइटेड वाला ही पढ़ो, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको क्या कीवर्ड्स लिखकर आने हैं जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपका एक्सप्लेनेशन अपना खुद का थोड़ा बहुत और हो सकता है, लेकिन कीवर्ड्स मिस मत करना। देखो जनरली अगर ये 7 मार्क्स वगैरह में आता है, तो आपको एवरेज बताऊं तो 2.5 पेजेस, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता आपको जाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन 2.5 पेजेस में अच्छे से कीवर्ड्स भर के आना, तभी मार्क्स मिलेंगे। देखो पढ़ते हैं इसको, आंसर को। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सैलमन वर्सेस सैलमन को सबसे पहले कोट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहीं पर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो हाईलाइट हुआ था, वो एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये केस लॉ आपको लिख कर आना इंपॉर्टेंट है, नाम लिखकर मेंशन करके आ जाना बस। क्या इसमें एस्टैब्लिश हुआ था, दैट अ कंपनी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट हैज एन इंडिपेंडेंट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अपने मेंबर्स से अलग है बिल्कुल कंपनी, एंड मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। इतनी बात आप सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में लिखकर आना। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर ये सेपरेट एंटिटी जो है वो इग्नोर कर दी जाती है बाय द कोर्ट्स, एंड द कोर्ट्स directly concern themselves with the members in those exceptional cases. अच्छा, and they hold the persons in control of the management liable for the acts of the company, सिर्फ उन कुछ केसेस में। ओके अब हमने एक केस लिख दिया। कौन सा केस हमने लिखा, जो यहां से रिलेट करता है, ऑब्वियसली जो मेरे फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट होता है। कौन सा वाला, वेयर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इवेडिंग टैक्सेस, जहां पर मैं सिर्फ टैक्सेस को इवेड या सर्कमवेंट करना चाहती हूँ, वहां पर बिल्कुल यही होगा, दैट द कोर्ट्स शैल हैव द डिस्क्रिशन कि वो मेरी कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड कर दे बिल्कुल, एंड लिफ्ट कर दे कॉर्पोरेट वेल को, एंड दे विल टैक्स द इनकम इन द हैंड्स ऑफ द अप्रोप्रिएट असेसी। कौन है अप्रोप्रिएट असेसी यहाँ पर, जो बंदा मिस्टर राजीव है, उन्होंने ये सारा फसाद क्रिएट किया था, ही इज द अप्रोप्रिएट असेसी, एंड उन्हीं के हाथ में ये इनकम टैक्स होगी। अभी तक तो मैंने सिर्फ प्रोविजन ही लिखा। अब देखो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा उसको केस से रिलेट करना शुरू किया कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रही है, दैट द 3 कंपनीज दैट वाज फॉर्म्ड, इट वाज प्योरली एंड सिंपली एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग टैक्स। इनको सिर्फ इसीलिए बनाया था, इट वाज अ डिवाइस टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, एंड इट वाज जस्ट अ फसाड ऑफ द असेसी हिमसेल्फ, है ना। असेसी ही इनके पीछे छिपा हुआ था, वो लिख कर आना है आपको। एंड उसके बाद आप ना यहाँ पर दिनशा मानिक जी वाला
केस लॉ तो जरूर 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 कोट करके आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक है। तो बस यहाँ पर इन्होंने यही लिखा कंक्लूजन में कि हाँ, ये जो तीनों कंपनीज थी ये सिर्फ इसलिए फॉर्म करी गई, जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो यही पूछ रहा था कि क्यों फॉर्म करी गई, टू अवॉइड और सर्कमवेंट टैक्स, तो उसका आंसर हमने लिख दिया, इट वाज द फसाड ऑफ द असेसी हिमसेल्फ। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था भाई दूसरा क्वेश्चन, कि क्या इन तीनों का जो लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, तो कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इट वाज फॉर्म्ड ओनली टू अवॉइड द टैक्सेस एंड हेंस हम उसका जो एग्जिस्टेंस है सेपरेट, उसको हम डिसरिगार्ड बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट वाज कैरिंग ऑन नो अदर बिजनेस, उसके कोई अपने खुद के असेट्स नहीं थे, कोई और ऑपरेशंस नहीं थे, सोनली इसी पर्पज से बनाया गया था ताकि टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके, इवेड किया जा सके, एंड नाम लिख दिया, बस खत्म करो कहानी, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स एंड केस लॉ बेटा अगर आप लिख के आते हो ना, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, सच कह रही हूँ। बाकी अपने तरफ से थोड़ा बहुत जो भी आप एक्सप्लेनेशन देना चाहो वो दे सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स आर मैंडेटरी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं जल्दी से। यहां पर भी क्या हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके का है, देखो ये प्रीवियसली क्वेश्चन में आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, दिसंबर 2019 में, मॉड्यूल में भी आपके दिया हुआ है। क्या है, ए एक असेसी है उसको बहुत ज्यादा इनकम आती है, कहां से, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की इनकम आती है, एंड इट इज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट, हमने अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज फॉर्म करी, एंड वहां पर अब वो इनकम जाने लगी डिविडेंड इंटरेस्ट की, और फिर प्रिटेंडेड लोन के फॉर्म में मेरे पास वापस आने लगी, वही सेम सेम बेटा, कुछ भी अलग नहीं है। अब क्योंकि ये 3 मार्क्स का ही है तो देखो छोटा सा इन्होंने आंसर दिया है ना, वो जो आंसर था वो काफी बड़ा था, 7 मार्क्स के लिए आप अज्यूम कर लो, ये छोटा सा है 3 मार्क्स का, इसीलिए छोटे में दिया हुआ है। मेन क्या करा मैंने, यहाँ पे जो मेन केस लॉ है उसको कोट कर दिया, दिनशा मानिक जी, एंड इस केस में ये इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल, जो कंपनी दिनशा मानिक जी ने बनाई थी, इट वाज नॉट अ जेन्युइन कंपनी एट ऑल, एंड इट वाज ऑल द फसाड ऑफ द assessee himself. Assessee was hiding behind the corporate, the legal entity of the company. वही यहाँ पर भी हुआ है कि assessee himself disguised as the behind the legal entity of the limited company. ओके, और इसीलिए ये जो बड़ी बड़ी इनकम्स इन्होंने अर्न करी थी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की, ये पूरी की पूरी असेसी की ही थी, ही वाज द अप्रोप्रिएट असेसी एंड ही वाज टू बी टैक्स्ड, ठीक है। सो ही ओपन सम कंपनीज एंड ये वो एक्सप्लेन करा हुआ है थोड़ा सा, इस केस से रिलेट कर देना हल्का सा कि हमारे गिवन केस में भी एज पर द प्रोविजंस एंड द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस आल्सो, ये जो ए है, ही इज द अप्रोप्रिएट असेसी एंड ही हैज फॉर्म्ड द कंपनीज जस्ट एज अ फैसाड टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटीज, एंड हेंस हम क्या करेंगे, उसकी जो लीगल एग्जिस्टेंस है उस कंपनी की, उसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे, द कॉर्पोरेट वेल शैल बी लिफ्टेड, ठीक है। बस ये करना है हमको, देखो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे हमने दिनशा मानिक जी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया था, क्या केस था, इट वाज अ शैम कॉर्पोरेट वेल लिफ्टेड, वही सब, ए कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दैट ही फॉर्म्ड, ये हमने फाइनल आंसर लिख दिया प्रोविजंस के बेसिस पे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन अवॉइडिंग टैक्सेस, अगेन टैक्सेस अवॉइड करने पे कुछ क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं, हाईलाइट नहीं किया बट कर देंगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ओवर स्टेट कर रहा था अपने एक्सपेंडिचर्स को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफी समय से, ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट द मियर पर्पस वाज टू अवॉइड टैक्स, टैक्स नहीं देना चाहते थे बस कौन देना चाहता है, हाउएवर देयर वाज नो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था ही नहीं, तो क्या कॉर्पोरेट वेल को उठाया जा सकता है, जस्टिफाई करना है हमको, ये आ चुका है आपके आरटीपी में दिसंबर 2022 में, सिंपल बात है, टैक्स अवॉइड करना चाहते थे, ऐसा कोई फ्रॉड का बहुत ज्यादा दिमाग में इंटेंशन था नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी टैक्स अवॉइड करना चाहते ही थे, तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल को एक्सप्लेन कर दिया, क्या होता है, देखो बेटा इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप कॉर्पोरेट वेल को जरूर एक्सप्लेन कर देना, भले 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन करो अगर कम मार्क्स का है, लेकिन कर देना सेफ साइड के लिए। मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, मेंबर्स शैल नॉट बी हेल्ड फॉर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, है ना, एंड मेंबर और कंपनी को सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है, यही है मेरा कॉर्पोरेट वेल। अब नेक्स्ट बात क्या है, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर लॉ जो है वो डिसरिगार्ड कर देगा प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, वो पांचों सर्कमस्टांसेस जो हमने क्लास में पढ़े थे, 5 के 5 आप यहाँ पर कोट करके आओगे, ठीक है, एक एक लाइन में कोट किया है इन्होंने कि अगर किसी कंपनी का सोल फॉर्मेशन किस लिए हुआ है, या तो
टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, या फिर मैंने उस कंपनी को कैरेक्टराइज कर दिया है एज एन एनिमी कंपनी तब, या फिर उस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, और इट हैज बीन फॉर्म टू एक्ट एज एन एजेंट, या फिर फाइनली फॉर सम फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए अगर हमने उस कंपनी को फॉर्म किया है, तो भले आपका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं था, लेकिन भाई इट हैड द इंटेंशन टू अवॉइड द टैक्सेस एंड प्रोटेक्ट इट्स रेवेन्यू, तो भाई किसी भी हाल में यहाँ पर भी कॉर्पोरेट वेल्थ शुड बी लिफ्टेड, भले आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था। अब यहाँ पर दिनशॉ मानिक जी को कोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई जो हमारा फैक्ट्स ऑफ द केस है वो उनसे नहीं मिलते। यहाँ पर कोई डिविडेंड इंटरेस्ट की इनकम ऐसी नहीं है, एंड कोई अलग से कंपनीज फॉर्म नहीं करी है जिसमें हम इनकम घुमा रहे हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली बिकॉज वी वर ट्राइंग टू अवॉइड द टैक्सेस ओवर हियर, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेट वेल्थ को लिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक सर्कमस्टांस है ना टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, तो निर्मला ताई तो छोड़ेंगी नहीं ना ऐसे। ओके, अब देखो बेटा, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, जो हमने 5th वाला फाइनल केस लॉ पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर। जरा देख लेते हैं एक बार कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखो, मिस्टर ध्रुव, ठीक है, सन मून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे, ही वाज एन एम्प्लॉय ओवर देयर। अभी क्या होता है, जब वो कंपनी से जा रहे थे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया कि आप कस्टमर सॉलिसिट नहीं करोगे हमारे। प्राइवेट कंपनी ने ये साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्ट दैट यू आर नॉट गोइंग टू सॉलिसिट आवर कस्टमर्स। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं जब वो कंपनी से, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक खुद की कंपनी फॉर्म करी। किसने फॉर्म करी? मिस्टर ध्रुव ने। सारे के सारे जो केस लॉ अभी तक चल रहा है वो आपका गिलफोर्ड मोटर कंपनी की तरफ ही इशारा कर रहा है कि वैसे ही टाइप के फैक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से, अपने लीगल कंसल्टेंट की एडवाइस पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वो खुद साइन करके आए थे कि मैं सॉलिसिट नहीं करूंगा, व्हाट ही डिड वाज ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी अंडर द नेम ऑफ 7 स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड। तो 7 स्टार्स नाम की कंपनी बना ली उन्होंने, और क्या किया, इस कंपनी के, कौन सी कंपनी भाई, सनमून टिम्बर, इनके कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लगे अपनी इस वाली कंपनी के पीछे छुप के, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी एंड मिस्टर, कौन है भाई, मिस्टर ध्रुव, इनके बीच में कॉर्पोरेट वेल है, ठीक है, तो उसके पीछे छिप के उनके कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लगे, ताकि अगर कभी कोर्ट में ले जाया जाऊं तो मैं ये कह सकूं कि मैंने नहीं सॉलिसिट किया, इस कंपनी ने सॉलिसिट किया। ओके, समझ में आ गई होगी बात। अब इस कंपनी में मिस्टर ध्रुव की वाइफ और उनके एक फ्रेंड जो है वो शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स थे। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन बाद में जो हमारी मेन कंपनी थी ना, जिसके ये एम्प्लॉय थे, उन्होंने इनको कोर्ट में घसीट लिया कि भाई ये हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट कर रहे हैं। तो मिस्टर ध्रुव ने अपने बचाव में क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे बीच में एंड सनमून टिम्बर के बीच में एंटर हुआ था, मैं नहीं सॉलिसिट करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो मैंने कंपनी बनाई है भाई, वो अगर कर ले रही है सॉलिसिट तो फिर हाँ, ये तो मेरा अपना जादू है कि कंपनी सॉलिसिट कर ले रही है, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें पर्सनली, ठीक, ऐसा बोल दिया। अब क्या होता है कि explain with reasons whether the separate legal entity between Mr. Dhruv and 7 Stars Limited will be disregarded। क्या कॉर्पोरेट वेल बना रहना चाहिए मिस्टर ध्रुव एंड उनकी कंपनी के बीच में, या फिर नहीं बना रहना चाहिए, उसको पियर्स कर देना चाहिए। आरटीपी में आ चुका है, ठीक है, देखो एमटीपी में भी आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो भाई कैसे लिख के आओगे इसको? यहाँ पर तो देखो आंसर बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दे रखा है, बट मैं आपको बता रही हूँ अगेन, क्योंकि केस स्टडी है तो आप वैसे ही लिख के आओगे, भले 4 मार्क्स में है, लेकिन एक लाइन तो लिख कर आओगे ही कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट अ मेंबर एंड इट्स company and its members are identified separately and members are not liable for the acts of the company। ठीक है, इट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन सैल्मन कंपनी, सैल्मन एंड सैल्मन लिमिटेड। अगर देखो इच्छा हो तो लिख के आ जाना, टाइम हो तो लिख के आना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 मार्क्स में कोई नहीं मारा जा रहा है यहाँ पे। तो इट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी, ये वाला बिल्कुल 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 लिख के आना, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको, ठीक है। अगर याद हो तो जरूर लिख कर आना, ठीक है। वैसे मैं कह रही हूँ कि लिख कर आना, लेकिन देखो बेटा अगर याद नहीं आ रहा है तो गलत केस लॉ मत कोट करके आना, और इस बात का प्रेशर मत लेना कि यार मुझे सब केस लॉज याद करने ही है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाला बताया कि ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि वो आपके मार्क्स काट लेंगे अगर आप नहीं लिखोगे तो। मेरा ये मानना है आपको लिख के आना चाहिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी का हमने नाम लिख दिया एंड लिखा कि इट वाज सिंपली फॉर्म्ड टू ही हैड, मिस्टर हॉर्न हैड फॉर्म्ड अ कंपनी टू सिंपली एज एन एज अ डिवाइस टू इवेड द लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके,
और उस केस में कॉर्पोरेट वेल को पियर्स किया गया था बिकॉज दैट कंपनी वाज सिंपली अ शैम और अ क्लोक एंड उस वहां पर डिसरिगार्ड कर दिया गया था कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को। और इसीलिए इसी केस को देखते हुए हमारा जो केस है उसके बारे में हम इसको रिलेट कर देंगे यहाँ से, है ना, कि 7 स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड भी इसीलिए बनाई गई थी ताकि उनके कस्टमर्स को सॉलिसिट किया जा सके एंड टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन मिस्टर ध्रुव एंड सैलमन टिम्बर। तो ये बस एक शैम कंपनी है, इसका जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, उसको डिसरिगार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिसरिगार्ड कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट वेल शुड बी लिफ्टेड इन दिस केस, ठीक है, तो इट शुड बी डिसरिगार्डेड, ठीक है। और इसके अलावा क्या हुआ था, अगेन बेटा सेम बात देखो, मिस्टर करण का नाम इस बार आ चुका है, सेम टाइप का आपका आंसर है पूरा का पूरा, ठीक है ना। एबीसी लिमिटेड है यहाँ पे, बस कुछ भी अंतर नहीं है। ये आपके आरटीपी में आ चुका है, देखो कोई अंतर नहीं है। आरटीपी में क्या होता है ना, जो आपके आंसर्स होते हैं वो बहुत ही डिटेल्ड वे में दिए होते हैं, वो तरीका नहीं है जैसे आपको एग्जाम में लिख कर आना चाहिए। एग्जाम में तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे है, वैसे ही लिख के आओ, प्रोविजंस, केस लॉ, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस एंड उसके बाद फाइनल कंक्लूजन आप लिख के आओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं एक्सप्लेन है। आरटीपी का मेन पर्पज है टू मेक यू रिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चन आया, तो वो पूरा का पूरा छाप देंगे, उतना उतना नहीं लिख के आना है बेटा, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल को देखो एक्सप्लेन किया, ऊपर ऊपर से देख लो, फिर से वही है पूरा का पूरा, देखो। फिर शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड कुछ भी डेट हो या फिर कोई भी लॉज कॉन्ट्रावीन किए हो तो मेंबर लाइबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं। उसके बाद देखो वो सर्कमस्टांसेस पांचों के पांचों मेंशन कर दिए और गिलफोर्ड मोटर कंपनी का नाम लिख दिया, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखे, फाइनल कंक्लूजन लिखा। क्या फाइनल कंक्लूजन है, that Mr. Karan and the company created by him should be treated as one सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो है कंपनी की, इट शुड बी डिसरिगार्डेड एंड जो कॉर्पोरेट वेल है उसको पियर्स किया जा सकता है क्योंकि इस कंपनी को, दिस कंपनी इज अ कंप्लीट शैम एंड हैज बीन फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस। ओके चलो भाई, तो उनको पर्सनली लायबल हम ठहरा सकते हैं मिस्टर करण को। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो कभी कभी डायरेक्ट भी होते हैं, डायरेक्ट नहीं होंगे तो कुछ केस स्टडी बेस्ड होंगे, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कॉर्पोरेट वेल से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कि किन किन केसेस में हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। जरा एक बार देख लेते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, कर लेते हैं। कुछ क्रेडिटर्स हैं और फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेस, ठीक है, कुछ क्रेडिटर्स हैं एंड दे हैव कंप्लेंट कि कंपनी वाज फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स। किस लिए फॉर्म करी गई थी, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स एंड सर्कमवेंट द कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, ठीक है। ये था मेन पर्पस कंपनी का, कोई कंपनी काम वाम कर नहीं रही यहाँ पे, ये उनकी कंप्लेंट थी। अब एडवाइस मांग रहे हैं क्या हमसे, दैट यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या, एंड व्हेन द प्रमोटर्स कैन बी मेड पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि वही पहले कॉर्पोरेट वेल एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद वो जो एक्सेप्शनल केसेस थे पांचों उनको थोड़ा सा हम लोग बता देंगे। आ जाओ देखते हैं इसका आंसर, आरटीपी में है वही सेम बेटा, कॉर्पोरेट वेल को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बढ़िया से, सैलमन वर्सेस सैलमन का नाम भी लिख देना। एंड देखो प्रमोटर्स एंड पर्संस एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, उनके ऊपर उनको अब हम लाइबल मान लेंगे इस केस में। पांचों के पांचों हमने बता रखे हैं यहाँ पे, जितने भी ऑल 5 केसेस दैट वर देयर वो हमने बता दिए। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, सेम बात पूछी है पर डायरेक्टली पूछ लिया है। इससे पहले जो था वो केस लॉ से पूछा था, केस स्टडी से, सॉरी। ओके अगेन वही बात है, समटाइम्स जो कॉर्पोरेट वेल वाला कॉन्सेप्ट होता है, इट फेल्स टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स। तो आप 3 इंस्टेंसेस बता दो, ये सितंबर 2024 में आया था 5 मार्क्स का, ठीक है। तो आप तीनों इंस्टेंसेस के कीवर्ड्स अच्छी तरीके से इस केस में लिखकर आ जाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पर, ब्रीफली स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन द कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। सेम बात है बेटा, ठीक है। देखो जून 2023 में आया था, 6 नंबर का ये आया था। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस नहीं लिखा है, ऊपर वाले में तो लिखा था कि 3 एक्सप्लेन करो, 3 करना, यहाँ नहीं लिखा है तो 5 करके आओगे। ओके देन देयर आर केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। तो आपको सिंपली एल्यूसिडेट करना है कौन से वो केसेस हैं। ओके कुछ नहीं करना, कॉर्पोरेट वेल अगेन वही डिस्क्राइब किया हुआ है एंड पांचों के कीवर्ड्स लिख कर आने हैं आपको अच्छे से, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक बार फटाक से रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आई गेस ये लास्ट है कि नहीं, सेकंड लास्ट है, नहीं जा सकते आप वीडियो छोड़ के, ठीक है। चलो एक बार ही जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसी के थ्रू कि क्या क्या हमने कीवर्ड्स पढ़े थे इसमें। तो अगर यू कैरेक्टराइज अ कंपनी एज एन एनिमी कंपनी, तो
क्या लिख कर आना है आपको? कंपनी के पास अपना माइंड या कंसाइंस नहीं होता, इसीलिए वो किसी का भी फ्रेंड या फोन नहीं हो सकता। लेकिन वी कैन कैरेक्टराइज अ कंपनी एज एन एनिमी कंपनी। कैसे? अगर जो लोग उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, आर इन द कंट्रोल ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे कि भैया ये एनिमी कंपनी है। ये देखना पड़ेगा। द कोर्ट शैल एग्जामिन की who are the persons who are sitting at the helm of the affairs। चलो फिर प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस में क्या लिख के आओगे? कॉर्पोरेट एंटिटी जहां पर यूज हो रही है टू इवेड और सर्कमवेंट द टैक्स, वहां पर हम कॉर्पोरेट वेल को डिसरिगार्ड कर देंगे, सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड कर देंगे। फिर अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारा एसोसिएटेड अवर इंडस्ट्रीज वाला जो केस था, सोल पर्पस क्या है कंपनी का? टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है, ओके यहाँ पर हम कॉर्पोरेट विल को पियर्स कर सकते हैं। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। इतना ज्यादा मतलब कि एजेंट बन गए हैं हम किसी के, इतना ज्यादा कर्जदार हो गए, एजेंट या ट्रस्टी बन गए, दैट वी हैव लॉस्ट आवर इंडिविजुअलिटी टू आवर प्रिंसिपल एंड हियर द प्रिंसिपल शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। एंड फिफ्थ वाला देखो, तो अगर हमने एक इसका वो बनाया था, हम पूरा एक याद करने का तरीका बनाया था इसका, लीगल क्रेडिटर्स को डिफीट किया फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट से। तो इससे आपका ये पूरा का पूरा जितनी भी बातें लिखी ना सब कुछ कवर हो जाएगा एंड इससे आपको ये चीजें याद आ जाएंगी, है ना। लीगल क्रेडिटर्स को डिफीट किया फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट से। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बारी। देखो यहाँ पर हमने इसको लिखा था, लीगल क्रेडिटर्स को डिफीट किया फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट से, एंड ये सारी पॉइंट से ही हमने इसको बनाया था। ठीक है, चाहो तो ले लेना आप पुराने वाले वीडियोस से, मैं आपको लिंक दे दूंगी। चलो अभी फाइनल क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन ऑन सैल्मन वर्सेस सैल्मन, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है आपसे डायरेक्टली। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला क्या पूछा है? देखो, मिस्टर राज ने एक कंपनी बनाई थी, उन्होंने अपना बिजनेस जो है पूरा का पूरा सेल कर दिया उसी कंपनी को जो उन्होंने बनाई, अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, उस कंपनी को सेल ऑफ कर दिया एंड उस कंपनी से बदले में ले लिए शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, ओके, तो डिबेंचर्स क्योंकि ले लिए तो ही बिकेम अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अब क्या होता है, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी कंपनी ने बनाए, ट्रेड के बीच में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी बनाए कुछ बीच में। अब क्या होता है, देखो कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी लिक्विडेशन की स्टेज पर आ जाती है क्योंकि बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो लिक्विडेशन की स्टेज आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मिस्टर राज सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, तो सबसे पहले लिक्विडेशन के टाइम पर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ही पेमेंट मिलती है। तो जब पेमेंट उनको देने लगा लिक्विडेटर, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दर्द हुआ। क्या दर्द हुआ? वही जो सैल्मन वर्सेस सैल्मन के केस में हुआ था कि भाई हम कि मिस्टर राज जो हैं वो ही तो कंपनी के मालिक हैं, है ना, और लिक्विडेशन के टाइम पे वही पैसे ले जाएंगे। तो इन्होंने ये कंपनी हमको डिफ्रॉड करने के लिए बनाई थी, है ना, ताकि हमारा पैसा ऐंठ ले और जब कंपनी बंद होने लगे तो हमारा पैसा लेकर सबसे पहले ये चले जाए। क्योंकि कंपनी और इनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर्स ने ये बोला, क्योंकि कंपनी उनकी है तो उन्हें ये लगा कंपनी एंड उनके बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, वी हैव टू एग्जामिन द राइट्स ऑफ मिस्टर राज एंड द अदर क्रेडिटर्स। और कौन जीतेगा यहाँ पर, कौन किसकी जीत किसकी हार, वो हमको बताना है। इतने बड़े हो गए हम। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी को यहाँ पर उन्होंने छोटा सा प्यारा सा डिस्क्राइब कर दिया। क्या होता है कि मेंबर्स एंड कंपनी सेपरेट होते हैं, कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होते, उनके एक्ट्स के लिए मेंबर्स लाइबल नहीं होते। एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच केस? सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में ये एस्टैब्लिश हुआ था कि कंपनी के एक्ट से मेंबर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, और इसी डिस्कशन के बेसिस पे मिस्टर राज वाज एंटाइटल्ड टू द असेट्स ऑफ द कंपनी इवन दो ही वाज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड ही वाज द मेंबर ऑफ द कंपनी। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर राज और कंपनी एक ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को सेपरेट सेपरेट माना जाता है। सैलमन वर्सेस सैलमन में भी यही जजमेंट दिया गया था। तो ही इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड ही हैज फुल राइट्स कि वो उसका पहला अधिकार हो कंपनी के असेट्स पर लिक्विडेशन के टाइम पर। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते द कंटेंशन ऑफ द क्रेडिटर्स दैट मिस्टर राज एंड द कंपनी आर वन एंड द सेम पर्सन, वो कंप्लीटली रॉन्ग है। ये हमने कंक्लूजन में लिखकर चिपका कर आ जाना है। समझ में आई बात? तो हमने बेसिकली क्या किया, आज सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक पर आए हुए थे वो सबके सब डिस्कस कर लिए हैं। लिखने का तरीका डिस्कस कर लिया कि कैसे आपको लिखना है। बेटा मैं आपको एक एक चीज लिखकर तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने आपको फिर भी मोर और लेस आइडिया दे दिया कितना कैसे क्या लिखना है, कितना जरूरी है। कीवर्ड्स तो जरूर जरूर कोट करके आने। इसके अलावा आपको जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा मोड़ा ऑब्वियसली बीच बीच में देना है वो तो देना ही है।
ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कीवर्ड्स हमने समझे थे खाली आप वही चिपका के आ जाओ, क्योंकि कुछ सेंस बनना चाहिए ना बेटा सेंटेंस का, इतना ध्यान रखना आप। ठीक, कीवर्ड्स प्लस अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बिजनेस लॉ में, कोई डरने की बात है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उसको भी जल्दी से फिनिश करके उसके ऊपर के क्वेश्चंस डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा आपको। ओके, सो सी यू देन।